स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों के बारे में जानेंगे। गौरवपूर्ण क्रांति को शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे आप देखें और ये पता करें कि रक्तहीन का मतलब क्या है, शानदार क्या है, ग्लोरियस क्या है और गौरवपूर्ण क्रांति जैसे शब्द इस क्रांति के लिए क्यों उपयोग किए गए और ये क्रांति जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। तो उस वीडियो से आप वो जान लें। यहां हम केवल इसके कारणों की चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्रांति क्यों हुई। ये क्रांति इंग्लैंड में सन 1688 में हुई थी। इसको रक्तहीन क्रांति, रक्त की एक भी बूंद बहाए बिना ही ये क्रांति हो गई थी। तो इस क्रांति के कारणों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। क्रांति के जो कारण है मूल रूप से संसद और राजा के मध्य संघर्ष, इसका एक सबसे बड़ा कारण है। राजा और संसद के मध्य जो संघर्ष थे उसके कारण ये क्रांति हुई थी। तो इसको हम पहले समझते हैं, इसके कारणों की चर्चा करें। तो इसमें जो कारण है, किस कारणों से हुई है, तो पहला कारण है इसमें किसके समय हुई? ये जेम्स द्वितीय के समय में हुई। पूरा देखेंगे अभी हम क्या कारण था इसका। इसका जो पहला कारण था वो था सम्राट एवं संसद के मध्य संघर्ष। तो अब संसद की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ, इसको समझे। पहले क्या था कि इंग्लैंड में सामान्य स्थिति में हेनरी प्रथम के समय में एक सलाहकार परिषद का गठन हुआ था। नॉर्मन युग था ये। नॉर्मन युग में हेनरी प्रथम के समय एक सलाहकार परिषद का गठन हुआ और इस सलाहकार परिषद को नाम दिया गया क्यूरिया रेजिस। हेनरी प्रथम के समय ये एक सलाहकार परिषद थी जो राजा को सलाह देने का काम किया करती थी। बाद में हेनरी तृतीय, जो कि 1216 से लेकर के 1272 तक शासन किया, तो इस हेनरी तृतीय के समय में इसको पार्लियामेंट नाम दिया गया और इस तरह से इंग्लैंड दुनिया का वो देश बना जहां पर पहली बार संसद की स्थापना हुई। यानी कि दुनिया में संसद की स्थापना, पार्लियामेंट की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो इस तरह से इंग्लैंड में संसद अस्तित्व में आई जिसको नाम दिया गया पार्लियामेंट। हेनरी तृतीय के समय सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जेम्स प्रथम जो कि स्टुअर्ट वंश का था, 1603 से लेकर के 1625 तक इसने शासन किया। तो जेम्स प्रथम के समय संसद को भंग कर दिया गया और लगभग 7 वर्षों तक उसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। जेम्स प्रथम मनमानी करने वाला शासक था, उसने संसद की कोई बात नहीं मानी, जिसके कारण संसद और राजा के मध्य संघर्ष चलता रहा। बाद में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा और उसने भी अपने पिता के नीतियों का अनुसरण किया। उसने भी संसद की पूरी तरह से अवहेलना की। बीच में जरूर कुछ अधिकार जो सामंत थे उनको जरूर कुछ ना चाहते हुए भी कुछ अधिकार देना पड़े उसको, लेकिन उसके समय में भी संसद से लगातार संघर्ष चलते रहे और संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया आगे चल करके कि इंग्लैंड में 1642 से लेकर के 1649 तक एक क्रांति हुई जिसको प्यूरिटन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये प्यूरिटन क्रांति में चार्ल्स प्रथम को गिरफ्तार करके और इसको फांसी दे दी गई। इस तरह से चार्ल्स प्रथम का अंत हुआ और यहां पर एक रंप संसद ने शासन किया। रंप संसद का शासन रहा जिसको आगे चल करके क्रॉमवेल ने भंग कर दिया और अपना शासन शुरू किया, लेकिन उसकी नीतियों से भी जनता नाराज थी। क्रॉमवेल का भी लंबे समय तक शासन नहीं रहा और वहां पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई
चार्ल्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, उसने बढ़िया से शासन किया और संसद को भी पूरे अधिकार प्रदान किए, उससे सलाह भी ली। उसके बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय 1685 में गद्दी पर बैठा। उसका लोगों ने बड़ा स्वागत किया। उसने भी जनता को और संसद को आश्वासन दिया कि वो उनकी भावनाओं का ध्यान रखेगा। लेकिन 3 वर्षों में ही ऐसा क्या घटित हुआ कि 1688 में उसके विरुद्ध क्रांति हो गई और उसको सिंहासन छोड़ना पड़ा। तो ऐसे क्या कारण थे, आइए उनको के बारे में हम जाने। एक कारण तो ये हमने पूरा समझा ही है, किस तरह से संसद और राजा के मध्य संघर्ष निरंतर चलते रहे और वो संघर्ष ही आगे चल करके क्रांति का कारण बने। लेकिन और भी क्या कारण थे, तो उनको आकर आइए हम जाने। एक और था कारण भेदभावपूर्ण धार्मिक नीति। किसकी? जेम्स द्वितीय की। क्या भेदभावपूर्ण नीति थी? इंग्लैंड में जो जनता थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। मार्टिन लूथर के समय वहां पर एक सुधारवादी धर्म आया था, जो रोमन कैथोलिक था, उसमें सुधारवादी, और वो प्रोटेस्टेंट धर्म था। तो ज्यादातर जनता प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी। लेकिन ये जो शासक था जेम्स द्वितीय, ये रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। तो इसने ऐसे कार्य किए कि जिससे रोमन कैथोलिकों को ज्यादा उसने अवसर प्रदान किए, और यहाँ तक कि उसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए। इससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट जनता थी वहां की, वो उससे नाराज हो गई, बिल्कुल उनके एक तरह से विरुद्ध काम कर रहा था। वो रोमन कैथोलिक धर्म को बढ़ा रहा था और प्रोटेस्टेंट धर्म को बिल्कुल महत्व वो नहीं दे रहा था। तो उसकी जो जन भावनाओं के विपरीत जो धार्मिक नीति थी, और उसने क्या किया कि इंग्लैंड में ही अपने धर्म का, रोमन कैथोलिक का प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि उसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड तक भी अपने धर्म को प्रचार किया। इसके कारण इंग्लैंड की जनता तो नाराज हुई सही, साथ ही साथ स्कॉटलैंड और आयरलैंड की जनता भी उससे नाराज हो गई। दूसरा कारण, मतलब सम्राट एवं संसद के मध्य संघर्ष एक कारण हो गया। दूसरा, भेदभावपूर्ण उसकी धार्मिक नीति से जनता नाराज हो गई। तीसरा कारण, सेना में वृद्धि। इंग्लैंड में क्या था कि स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी। इसका कारण यह था, जनता भी नहीं चाहती थी कि स्थायी सेना रखे, क्योंकि स्थायी सेना और ज्यादा सेना रखने से जनता के मन में भावना थी कि इससे शासक निरंकुश हो जाएगा। तो इसलिए वहां ज्यादा सेना और स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी। लेकिन जेम्स द्वितीय ने क्या किया, जो यहाँ का शासक था, जेम्स द्वितीय ने वहां स्थायी सेना भी रखी और सैनिकों की संख्या में वृद्धि भी कर दी। अपनी सेना को उसने बढ़ा करके, जो निजी सेना थी उसको 30,000 के लगभग कर दिया। 30,000 स्थायी सेना उसने रखी। तो इस तरह से सैनिकों में की वृद्धि करने से जनता को ये लगने लगा कि यह निरंकुश शासन करना चाहता है। तो जनता की भावनाओं के विपरीत उसने सेना संख्या में वृद्धि की। संसद भी ऐसा नहीं चाहती थी कि इतनी स्थायी सेना रखी जाए, क्योंकि एक तो आर्थिक दृष्टि से भी ये राज्य के लिए खराब था, और दूसरा जनता नहीं चाहती थी इस तरह का। तो ये भी एक कारण था। चौथा कारण इसका था जेम्स द्वितीय की विदेश नीति। जेम्स द्वितीय की जनभावना विरोधी विदेश नीति थी। क्या था कि वो जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड से मित्रता की, जबकि जनता नहीं चाहती थी। अब क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि इंग्लैंड में लुई 14वें का शासन था। लुई 14वां भी अत्याचारी शासक था, मनमानी करने वाला शासक था, और वो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। जेम्स द्वितीय भी रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय भी रोमन कैथोलिक था, और फ्रांस का शासक भी। तो दोनों के बीच बहुत जल्दी मित्रता हो गई। लेकिन जनता को यह पता था कि ये दोनों मिलकर के रोमन कैथोलिक धर्म को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसलिए जनता ये नहीं चाहती थी कि दोनों के बीच इंग्लैंड से किसी तरह की मित्रता हो। लेकिन उसने उस जनता की भावनाओं के विपरीत अपनी विदेश नीति को जारी रखा। अगला कारण, मानमाउथ के ड्यूक की हत्या। यह मानमाउथ का ड्यूक कौन था? यह अपने आप को चार्ल्स द्वितीय यानी जेम्स द्वितीय का भाई, चार्ल्स द्वितीय का
पुत्र मानता था और ये मानता था कि सत्ता के ऊपर जेम्स द्वितीय का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक उत्तराधिकारी तो ड्यूक है। और इस कार्य में एक और दल था इंग्लैंड में, विंग दल, और इस विंग दल ने ड्यूक को, मानमाउथ के ड्यूक को समर्थन दिया। नतीजा क्या हुआ कि दोनों पक्षों में, जेम्स द्वितीय और मानमाउथ के ड्यूक और विंग दल के साथ इंग्लैंड में सेजमूर का युद्ध हुआ। और इस सेजमूर के युद्ध में मानमाउथ का ड्यूक पराजित हुआ, उसे बंदी बनाया गया और फांसी की सजा दी गई। उसके साथियों के साथ भी बड़ा बुरा बर्ताव किया गया। तो इससे जनता नाराज थी। एक और कारण था खूनी न्यायालय। ये खूनी न्यायालय क्या था? जेम्स द्वितीय ने अपने विरोधियों का नाश करने के लिए, उनको तरह तरह का दंड देने के लिए एक न्यायालय स्थापित किया था और उसको खूनी न्यायालय नाम दिया गया। खूनी न्यायालय इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहां पर जेम्स द्वितीय ने अपने विरोधियों को चुन चुन करके सजा दी, फांसी पर लटकवा दिया। लगभग 300 लोगों को फांसी दी गई। इसके अलावा अनेक को निर्वासित कर दिया गया। मानमाउथ और विंग दल के जो लोग थे उनको भी दंड दिया गया। तो इस खूनी न्यायालय से जनता बहुत अधिक नाराज थी और वो ये मानती थी कि जेम्स द्वितीय हमारा हितैषी नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का अत्याचारी शासक है जिसका बहुत जल्दी अंत होना चाहिए। दंड मुक्ति की घोषणा। यह दंड मुक्ति का मामला क्या था? जेम्स द्वितीय मान करके चलता था कि राजा, मतलब वो राजा के देवी सिद्धांत में विश्वास करता था। राजा का देवी सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार ये माना जाता है कि कहीं भी देखेंगे आप राजत्व सिद्धांत या देवी सिद्धांत, इसका मतलब ये होता है कि ये माना जाता है कि राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, या यानी कह लीजिए कि वो ईश्वर ही है एक तरह से इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए उसको तो दंड दिया नहीं जा सकता और वो जो कुछ करता है, जो कुछ कहता है, वो ईश्वर ही है, इसलिए सबको उसकी बात मानना चाहिए। वो किसी को भी दंड दे सकता है और किसी को भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड से मुक्त कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ सिद्धांत वो मान करके चलता था और मानता था कि वो सबसे ऊपर है और जो न्यायपालिका ने, यदि न्यायालय ने कोई दंड दिया है किसी व्यक्ति को, तो वो मुक्त कर सकता है। इसी के लिए उसने कई लोगों को कारागार से मुक्त कर दिया जो कि वास्तव में दोषी थे, उसने मुक्त कर दिया, अपनी मनमानी शुरू कर दी। जबकि जनता का मानना यह था कि राजा न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो सकता, कानून से बढ़कर के नहीं हो सकता राजा, लेकिन उसने इसके विपरीत आचरण किया। इससे भी जनता नाराज थी, संसद नाराज थी, न्यायपालिका नाराज थी। टेस्ट अधिनियम से मुक्ति। यह टेस्ट अधिनियम क्या था? इसको बोला जाता था टेस्ट एंड कारपोरेशन एक्ट। टेस्ट एंड कारपोरेशन एक्ट क्या था? चार्ल्स द्वितीय के समय में, माने जेम्स द्वितीय के भाई के टाइम में, चार्ल्स द्वितीय के समय में कानून बना था कि एंग्लिकन चर्च को मानने वाले लोग ही सरकारी पदों पर रह सकेंगे। मतलब कहने का यह था कि कैथोलिकों को विभिन्न उच्च पदों पर, सरकारी पदों पर आने से प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन जेम्स द्वितीय ने क्या किया? इसके विपरीत काम किया। उसने सारे उच्च पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति करना आरंभ कर दिया, उन्हें विभिन्न पदों पर बैठा दिया। इस तरह से उसने टेस्ट एंड कारपोरेशन एक्ट की अवहेलना की, जिसके कारण प्रोटेस्टेंट नाराज थे। एक और चक्कर हुआ यहां, पादरियों को बंदी बनाया जाना। अब पादरियों को बंदी बनाने की क्या आवश्यकता थी? दरअसल क्या था कि उसने कुछ धार्मिक सुविधाएं प्रदान की थी। किनको? कैथोलिकों को। कैथोलिकों को बहुत सारी धार्मिक सुविधाएं उसने प्रदान की थी और पादरियों से यह कहा था कि प्रत्येक रविवार को वो इनको चर्च में पढ़ करके सुनाएंगे। जो सुविधाएं दी गई है, पादरियों ने ऐसा करने से मना किया। नतीजा ये हुआ कि उसने पादरियों को बंदी बना लिया और लगभग 7 पादरियों को दंडित भी किया इसके लिए। तो पादरियों को बंदी बनाना और इस तरह से दंडित करने से जनता बहुत अधिक नाराज थी। इसी बीच एक और घटना घटित हुई और वो हुई उसके यहां पुत्र का जन्म।
जेम्स द्वितीय की जो पहली पत्नी थी उससे उसको कोई पुत्र नहीं था। दो पुत्रियां थी, एक का नाम था मैरी और दूसरी का नाम था एनी। मैरी और एनी ये दो पुत्रियां थी उसकी प्रथम पत्नी से। तो इसमें मैरी की शादी हॉलैंड के शासक जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला था, तो उस प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले शासक विलियम ऑरेंज के साथ हुई थी। विलियम ऑरेंज कहाँ का शासक था? हॉलैंड का। तो उसके साथ विवाह हुआ था। अब जनता ये मान करके चलती थी कि आज नहीं तो कल जेम्स द्वितीय की मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद मैरी और उसके पति विलियम ऑरेंज को सत्ता प्राप्त होगी, जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं। इस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म फिर से प्रगति करेगा। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच जून 1688 में जेम्स द्वितीय की द्वितीय पत्नी को पुत्र हुआ। जब ये सब लोगों को समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और ये लगने लगा कि अब ये तो वही प्रोटेस्टेंट धर्म को चलाएगा, इस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म फिर से प्रगति करेगा। तो ऐसी स्थिति में जनता ने उसके दामाद हॉलैंड निवासी विलियम ऑरेंज को आमंत्रित किया और विलियम ऑरेंज एक सेना लेकर के इंग्लैंड की तरफ बढ़ा। जेम्स द्वितीय घबरा गया और घबरा करके उसने सिंहासन त्याग दिया और अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस की तरफ भाग गया। इस तरह से ये क्रांति बिना रक्त बहाए ही संपन्न हो गई। मैरी और विलियम ऑरेंज को सिंहासन प्राप्त हुआ, कोई रक्त नहीं बहाया गया, कहीं कोई युद्ध नहीं हुआ, बिना युद्ध हुए बिना रक्त बहाए ही एक क्रांति संपन्न हो गई। इसलिए इसको शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, शानदार क्रांति ऐसे नामों से पुकारा जाता है। ये पूरी की पूरी क्रांति के कारण थे। आशा है मेरे इस वीडियो से आज आपको क्रांति के कारणों का पता लग गया होगा। इसमें जो प्रश्न पूछते हैं रक्तहीन क्रांति जिनकी हम तैयारी करना है, जैसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई, इसे रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं, शानदार क्रांति क्यों कहते हैं, ये क्रांति किसके शासन काल में हुई थी, टेस्ट एंड कारपोरेशन एक्ट क्या था, सेजमुर का युद्ध कहाँ हुआ था। इस तरह के कोई प्रश्न आते हैं, ये तो बड़ा प्रश्न पूछा ही जाता है परीक्षाओं में कि रक्तहीन क्रांति के क्या कारण थे। आशा है आज मेरे इस वीडियो से आपको रक्तहीन क्रांति के कारणों का अच्छी तरह से पता लग गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।